नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम जर्मी बेंथम के विचारों को जानेंगे। जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। क्या है उपयोगितावाद, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनका जीवन परिचय है वो हम जान लेते हैं। 15 फरवरी 1748 इनका जो जन्म हुआ वो 15 फरवरी 1748 को इनका जो जन्म हुआ, और जो इनकी मृत्यु है वो 6 जून 1832 को हुई। तो जो जीवन काल है वो 1748 से 1832 ईस्वी तक का है। मैंने आपको बताया बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाते हैं। बेंथम पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम उपयोगितावाद क्या है एक बार इसको जान लेते हैं। उपयोगितावाद एक विचारधारा है, लेकिन इस विचारधारा पर आगे बढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमें दो विचारधाराओं को और जानना जरूरी है। वो है नकारात्मक उदारवाद और एक दूसरी है सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद क्या है? ये वो विचारधारा है जो व्यक्ति को पूर्णतः साध्य मानती है, राज्य को साधन मानती है। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। पहले इसको समझ लेते हैं हम। ये कहती है कि राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र होना चाहिए, राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र पर बल राज्य को व्यक्ति के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यक्ति को अपने हाल पर, अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ये जो विचारधारा है योग्यता में विश्वास करती है, आरक्षण का ये विरोध भी करती है। तो ये जो विचारधारा है ये कहती है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के कार्य केवल कुछ गिने चुने हैं जो कोई अन्य संस्था नहीं संभाल सकती। राज्य को वही कार्य करने चाहिए, जैसे राज्य की सुरक्षा है, न्याय व्यवस्था को संभालना है, विदेशों के साथ संबंध है, ये कार्य राज्य को करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति के मामलों में दखलंदाजी राज्य को नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक उदारवाद इस विचारधारा को कहा गया। कई समर्थक हम जानते हैं, एडम स्मिथ है, रिकार्डो, माल्थस, टोकविले, लॉर्ड ब्राइस, जॉन लॉक, ये कई विचारक हैं जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। दूसरी विचारधारा है एक सकारात्मक उदारवाद। ये नकारात्मक उदारवाद से काफी प्रगतिशील विचारधारा है, काफी परिष्कृत रूप है। ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति को राज्य के राज्य को व्यक्ति के कार्यों में उचित हस्तक्षेप रखना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्रता तो प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ व्यक्ति के कल्याण हेतु जो समुचित कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी कार्य राज्य को भी करने चाहिए। अर्थात राज्य को व्यक्ति के कल्याण हेतु हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
राज्य को जन कल्याण हेतु कार्य करने चाहिए। ये विचारधारा योग्यता का भी समर्थन करती है और आरक्षण व्यवस्था का भी समर्थन करती है। तो इन विचारधाराओं के आधार पर हमने ये समझ लिया कि जो नकारात्मक उदारवाद है ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन जो दूसरी विचारधारा है सकारात्मक उदारवाद वो कहता है कि राज्य को जन कल्याण हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। तो नकारात्मक उदारवाद चूंकि व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि 1% जो लोग हैं, 1% लोग हैं, उनके हित की बात करेगा, जबकि जो सकारात्मक उदारवाद है वो 100% लोगों का कल्याण चाहता है, पूरी तरह जन कल्याण पर बल देती है ये विचारधारा। उपयोगितावाद इन दोनों के बीच की विचारधारा है। उपयोगितावाद कहता है पूर्ण न्याय और पूर्ण अधिकार कपोल कल्पना है। हम ये कहें कि एक देश में हम सभी लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए न्याय दे सकते हैं, सभी लोगों को पूर्णतः व्यवहारिक रूप में उन्हें अधिकार दे सकते हैं, ऐसा उपयोगितावाद नहीं मानता। वो कहता नहीं, हम सभी लोगों को न्याय अधिकार की दृष्टि से संतुष्ट नहीं कर सकते। पूर्ण न्याय पूर्ण अधिकार केवल कल्पना मात्र है। हम अधिकतम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, वही कार्य सही है जो अधिकतम लोगों को के अनुरूप है। तो ये जो विचारधारा है उपयोगितावाद वो किस पर बल देती है? अधिकतम लोगों के अधिकतम हित। हम पूर्ण न्याय नहीं दे सकते, हम हित, हम अधिक से अधिक जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये उपयोगितावाद इस बिंदु पर, इस तथ्य पर बल देती है कि हमें अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उपयोगितावाद नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद के बीच की विचारधारा है। ये अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण और हित पर बल देती है। इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। उपयोगितावाद एक प्राचीन समय से एक विचारधारा भी चल रही है, सुखवाद, इस पर आधारित है। सुखवाद भी विचारधारा है। मैं प्राचीन समय की बात करूं तो एपिक्यूरस है, सिफालस है, पॉलीमार्कस है, कई सोफिस्ट हैं, उन्होंने इस विचारधारा पर बल दिया था। शुरुआत वहीं से होती है। सुखवाद क्या कहता है? सुखवाद ये कहता है कि मनुष्य हमेशा क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख प्राप्त करना चाहता है। और किससे भागना चाहता है? दुख से। मनुष्य स्वार्थी है, वो हमेशा सुख की खोज में लगा रहता है, हमेशा वो दुख से दूर जाने की कोशिश करता है। ये किस विचारधारा से जुड़ी हुई बात है? सुखवाद। मनुष्य हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है और उन कार्यों से बचने की कोशिश करता है जो मनुष्य को क्या देते हैं? दुख देते हैं। और मैं बता चुका हूं इस विचारधारा की शुरुआत जो प्राचीन समय में जो सोफिस्ट लोग थे, एपिक्यूरस, सिफालस, पॉलीमार्कस, उन्होंने इस विचारधारा की शुरुआत की। इस विचार को उन्होंने बताया। फिर हम बात करते हैं, बाद में कई और विचारक आए, उन्होंने इस विचारधारा को और बढ़ाने का प्रयास किया। उपयोगितावाद भी यही बात बोल रहा है, क्योंकि वो किस पर आधारित है? सुखवाद पर। उपयोगितावाद भी यही बोल रहा है मनुष्य स्वार्थी है, सुखवादी प्राणी है, हमेशा क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख प्राप्त करना चाहता है। और किससे बचना चाहता है? दुख से। उसे दुख नहीं चाहिए। और उपयोगितावाद जो कि सुखवाद ने जो विचारधारा के रूप में बात कही, उसी विचारधारा को यह उपयोगितावाद राजनीतिक कार्यक्षेत्र के रूप में ले आता है। इस विचारधारा जो है सुखवाद की, उसको व्यापक बना देता है कौन? उपयोगितावाद।
उपयोगितावाद कह रहा है मनुष्य स्वार्थी है, सुखवादी प्राणी है, हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से दूर रहना चाहता है, इसलिए मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जो उसे सुख प्रदान करें और मनुष्य को उन कार्यों से बचना चाहिए जो उसे दुख प्रदान करते हैं। तो ये उपयोगितावाद का सार है कि मनुष्य को हमेशा सुखवाद के अनुरूप ही सुखवादी कार्य करने चाहिए, वही कार्य करने चाहिए जो उन्हें सुख प्रदान करते हैं और उन कार्यों से बचना चाहिए जो उसे दुख प्रदान करते हैं। और चूंकि राज्य भी व्यक्तियों का योग है, उपयोगितावाद के अनुसार राज्य क्या है? व्यक्तियों का योग ही है। एक व्यक्ति को एक माना जाए, एक से अधिक नहीं। बेंथम का बहुत एक प्रसिद्ध कथन है, एक व्यक्ति का एक ही मत होना चाहिए, एक व्यक्ति एक मत। तो बेंथम कहता है, अर्थात उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार राज्य चूंकि किसका योग है? व्यक्तियों का योग है। राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना है और हर व्यक्ति चूंकि सुखवादी प्रवृत्ति से युक्त है, व्यक्तियों को चूंकि वही कार्य करना चाहिए जिससे उनका सुख बढ़े और दुख की मात्रा कम हो, इसीलिए राज्य को भी वही कार्य करना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो। मनुष्य को भी सुखवाद की भावना से कार्य करना चाहिए और चूंकि राज्य भी व्यक्तियों का ही योग है, इसलिए राज्य को, जो राज्य में लोग रह रहे हैं, उनके हितों को देखते हुए अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम संपूर्ण लोगों के अधिकार, उनके पूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए राज्य का एक कर्तव्य है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करे। उपयोगितावाद को परिणामवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उपयोगितावाद कहता है किसी कार्य को हम उद्देश्य से नहीं नाप सकते, हम उस कार्य को किससे नाप सकते हैं? परिणाम से। यदि उसका परिणाम सुखद है तो कार्य हमारे लिए अच्छा है, उससे सुख की प्राप्ति हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है। तो उपयोगितावाद की विचारधारा इन तथ्यों पर बल देती है। उपयोगितावाद से जुड़े हुए कई विचारक हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि इसका जो प्रारंभिक विचारधारा सुखवाद थी, जिसका प्रारंभ एपिक्यूरस ने किया, फिर बाद में सेफालस और पॉलीमार्कस ने इस विचारधारा को बढ़ाया। आधुनिक समय में बात करें तो डेविड ह्यूम का नाम काफी फेमस है इसमें। डेविड ह्यूम, इन्होंने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है, ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति के बारे में। उसमें इन्होंने उपयोगितावाद को अपने दर्शन का आधार बनाने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद हम बात करते हैं एक विचारक हचेसन की। इन्होंने सबसे पहले अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, अधिकतम हित, इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया है? हचेसन ने। फिर एक नाम आता है प्रिस्टले। सुखवाद के संदर्भ में सुख और दुख इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? प्रिस्टले करता है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ऐसे ऑन गवर्नमेंट, ऐसे ऑन गवर्नमेंट। इसमें भी इन्होंने उपयोगितावाद को राजनीतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक आधार बनाने का प्रयास किया। अपने विचारों का उपयोगितावादी संबंधी इन्होंने विचार दिए, लेकिन वास्तव में उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में हम बेंथम को जानते हैं। किनको जानते हैं? बेंथम को, क्योंकि अपने दर्शन का सही अर्थों में पूर्ण रूप से
जिन्होंने अपने दर्शन को सही रूप में उपयोगितावाद से जोड़ा, वो कौन है? बेंथम, जर्मी बेंथम। इन्होंने न केवल उपयोगितावादी विचारधारा को स्पष्ट किया, अपितु उपयोगितावाद को स्पष्ट करने के लिए अपने सुख कलन का सिद्धांत दिया। सुख को मापा जा सकता है, इन्होंने ये बताया। सुख में गुणात्मक भेद नहीं होता, मात्रात्मक भेद होता है। ये बातें सब बेंथम ने बताई हैं। अर्थात बेंथम ने उपयोगितावादी विचारधारा को एक स्पष्ट अर्थ देने की कोशिश की, विस्तार रूप से इस विचारधारा को बताने की कोशिश की। इसीलिए उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में हम जर्मी बेंथम को जानते हैं। उपयोगितावाद का दूसरा नाम बेंथमवाद भी है, क्योंकि उपयोगितावाद को जो एक स्पष्ट अर्थ दिया, परिभाषित किया, इसकी विशेषताएं बताई, वो कौन है? जर्मी बेंथम। बेंथम के जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। 15 फरवरी 1748 से 6 जून 1832 इनका जीवन काल है। बचपन से इनका जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में लंदन के अंतर्गत एक वकील परिवार के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। बचपन से अत्यधिक कुशाग्र थे, तीव्र बुद्धि के थे। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इनके पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ये वकील पेशे में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए। बहुत जल्दी इन्होंने वकालत छोड़ दी, और छोड़ने के बाद न्याय शास्त्र और कानून शास्त्र पर इन्होंने बहुत सारे विचार दिए हैं। जर्मी बेंथम ने जब ये विचार दिए, उसके बाद इन्होंने वो सरकार को विचार दिए। सरकार ने वो विचार मन से वो ज्यादा लागू नहीं किए। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि रूढ़िवादी से दार्शनिक उग्रवादी हो गए। J.S. मिल के पिताजी थे जेम्स मिल, उनके साथ इन्होंने मिलकर फिर उपयोगितावाद के रूप में एक नई विचारधारा दी। सेबाइन ने कहा है कि ये दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादी हैं। पूर्व में जो प्रचलित विचारधाराएं हैं उनके स्थान पर इन्होंने एक नई विचारधारा उपयोगितावाद, जिसके नाम से जाना जाता है, वो विचारधारा जर्मी बेंथम ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान की। इन्होंने एक न्यू वेस्टमिनिस्टर रिव्यू पत्रिका के माध्यम से अपने उपयोगितावाद संबंधी जो विचार हैं उनको फैलाया, प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने जो अपना जो मृत शरीर है वो मेडिकल छात्रों को उनके परीक्षण हेतु, वैज्ञानिक परीक्षण हेतु दान में दे दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि मृत शरीर की यही उपयोगिता होती है। तो बेंथम के जो उपयोगितावाद संबंधी विचार है उनको न्यू लिंगो के नाम से भी जाना जाता है। बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी जो विचार हैं, बेंथम के जो विचार हैं उनको एक चीनी संदूक के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि बेंथम शुरुआत तो सभी विचारों की करते हैं, लेकिन वो अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। निकलने का कोई उनका रास्ता नहीं है। उपयोगितावाद संबंधी विचार तो देते हैं, लेकिन बाद में वो इतनी समस्याएं आती हैं कि हम उनको सही रूप से वो स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये बेंथम का प्रमुख जीवन परिचय है। अब इनकी हम प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं। पहली है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। में पुस्तक ये प्रकाशित हुई। इसमें बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी विचार हैं, और इसमें वो ब्लैकस्टोन भी एक राजनीतिक शास्त्री रहे हैं, उनके विचारों का विरोध करते हैं। दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, morals and legislation 1789 में प्रकाशित हुई। इसमें
बेंथम कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख दो स्वामियों के अधीन रखा है। मनुष्य को ही तय करना है कि उसे सुख के साथ रहना है या फिर उसे दुख के साथ रहना है। कई छोटी छोटी अन्य पुस्तकें भी हैं, डिफेंस ऑफ जूरी, पार्लियामेंट रिफॉर्म, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो बेंथम की जो चर्चित रही हैं। इसके अलावा अब हम बेंथम के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। ये दो पुस्तकें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। जो अन्य पुस्तकें हैं वो डिफेंस ऑफ जूरी है, पार्लियामेंट रिफॉर्म है, पनिशमेंट एंड रिवार्ड ऑन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कोड, ये भी पुस्तकें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फेमस जो पुस्तकें हैं वो ये दो पुस्तकें हैं। अब हम जानते हैं बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी विचार को। हम उपयोगितावाद का अर्थ समझ चुके हैं। अब बेंथम ने उपयोगितावाद को किस रूप में परिभाषित किया है उसे हम समझ लेते हैं। वही बेंथम कहते हैं कि जो मनुष्य सुखवादी है, स्वार्थी है, सुख की भावना से काम करना चाहता है, दुख से वो बचना चाहता है। इसीलिए मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जिनसे उसे सुख की प्राप्ति हो और दुख से उसे बचना चाहिए। और चूंकि राज्य भी व्यक्तियों का ही योग है, इसलिए राज्य को भी अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। वही बात अब इसको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश जर्मी बेंथम करते हैं। अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात तो आ गई, लेकिन सबसे पहले मनुष्य को कैसे पता लगेगा कि इस कार्य से मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। और सुख की प्राप्ति हो रही है, यदि दो कार्य हैं, सुख की प्राप्ति दोनों कार्यों से हो रही है, उन दोनों कार्यों में मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं जिनसे मुझे दुख प्राप्त नहीं होगा या दुख वाले जो कार्यों से मुझे बचना चाहिए। तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा जर्मी बेंथम करते हैं। वो कहते हैं कि सुख को मापा जा सकता है। अब सब वही आया ना बात कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए राज्य करना चाहिए कार्य, व्यक्ति को भी अपने सुख की भावना के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। कैसे पता लगेगा उस कार्य से सुख प्राप्त होगा नहीं होगा, कितना होगा, तो इसको आगे बताते हुए बेंथम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सुख को मापा जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, सुख कलन का सिद्धांत। इसका सिद्धांत दिया है, सुख कलन का सिद्धांत उन्होंने दिया। इसे फैलसेफिक कैलकुलेशन भी कहा गया, फैलसेफिक कैलकुलेशन, तो सुख कलन का सिद्धांत उन्होंने दिया और इसे फैलसेफिक कैलकुलेशन भी कहा गया। हेडोनेस्टिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, हेडोनेस्टिक थ्योरी, हेडोनेस्टिक थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बेंथम के अनुसार कि सुख को मापा जा सकता है। हम पता लगा सकते हैं कि किस कार्य से सुख प्राप्त होगा नहीं होगा और उस कार्य से कितना ज्यादा सुख प्राप्त होने वाला है। सुख कलन का सिद्धांत, ठीक। फैलसेफिक कैलकुलेशन, हेडोसेप्टिक थ्योरी। सुख को मापने के लिए वो 7 मापदंड देते हैं। सुख कलन का सिद्धांत हम बात कर रहे हैं। फैलसेफिक कैलकुलेशन, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। 1 2 3 4 5 6 7। तो बेंथम ने कहा सुख को मापा जा सकता है, सुख कलन का सिद्धांत दिया।
7 मापदंड है जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं उस कि हमें किस कार्य से सुख प्राप्त होगा, नहीं होगा, उसे कितना सुख प्राप्त होने वाला है। पहला मापदंड है तीव्रता, ज्यादा उसकी तीव्रता, वो सुख कितना तीव्र हमें सुख देने वाला है, उस कार्य से हमें अंदाजा लगा सकते हैं, उस कार्य से हम पता लगा सकते हैं उस कार्य की सुख की अवधि कितनी है, वो सुख कम अवधि के लिए में प्राप्त होने वाला है, ज्यादा अवधि के लिए प्राप्त होने वाला है, हमें वही कार्य करना है जिसे सुख ज्यादा अवधि के लिए प्राप्त हो। निश्चितता, हमें वही कार्य करना चाहिए जिसे 100% सुख प्राप्त होने वाला हो, हम आशान्वित हों कि उस कार्य से हमें सुख प्राप्त होगा। जहां दुख का है डर, हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। निकटता, एक वो कार्य है जिसे सुख यथाशीघ्र प्राप्त हो जाए, एक वो कार्य जिसे सुख काफी लंबे समय बाद प्राप्त हो, तो हमें जिससे निकट रूप से जिस कार्य से सुख प्राप्त हो हमें वो कार्य करना चाहिए। उत्पादकता, सुख से सुख प्राप्त होना चाहिए, हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे सुख, शुरू में तो सुख मिले लेकिन बाद में उसे दुख प्राप्ति हो, ऐसा कार्य में नहीं करना चाहिए। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे पहले सुख प्राप्त हो और उसके बाद उस कार्य करने के बाद हमें बार बार सुख की प्राप्ति होती रहे। शुद्धता, हमें वो जो कार्य करें उसमें 100% पूरी तरह वो सुख प्राप्ति से संबंधित हो, उसमें सुख और दुख का मिश्रण नहीं होना चाहिए उस कार्य में। और सातवां है व्यापकता, ये जो 6 तत्व हैं शुरू की, ये मनुष्य के खुद के स्वार्थ से संबंधित है, मनुष्य के सुख से संबंधित है। लेकिन 7वां तत्व स्वार्थ से परार्थ की ओर संकेत करता है, स्वार्थ से परार्थ। ये जो 6 तत्व हैं ये मनुष्य के लिए हैं कि मनुष्य को कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन 7वां तत्व जो अब तक बेंथम ने सुख कलन के 6 तत्व बताए हैं उनमें 7वां तत्व ये जब व्यापकता आ जाता है तो यहाँ पर वो स्वार्थ से परार्थी हो जाते हैं कि मनुष्य को वही वो कार्य करना चाहिए जो जिससे न केवल खुद को सुख की प्राप्ति हो अपितु अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब सुख का दायरा व्यापक होना चाहिए। तो ये तत्व है जो मनुष्य जो स्वार्थ से परार्थ की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात मनुष्य को अपने सुख के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा वो जो कार्य है और जिसमें 6 तत्व भी शामिल हैं ऊपर के और 7वां तत्व जिसमें व्यापकता भी शामिल हो जाता है, मनुष्य को ऐसा कार्य भी करना चाहिए। तो सुख को मापा जा सकता है बेंथम के अनुसार। सबसे पहली बात, सुख को मापा जा सकता है, सुख को मापा जा सकता है। दूसरी बात, सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, गुणात्मक भेद नहीं होता, मात्रात्मक हो सकता है, मात्रात्मक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सुखों में उच्च और निम्न श्रेणी का कोई विभाजन नहीं होता। पुष्पिन नामक खेल से भी उतना ही आनंद मिल सकता है जितना कि काव्य पाठ से। एक कील के चुभाने से भी उतना ही दर्द महसूस हो सकता है जितना कि एक कर्कश कविता को सुनने से। इस प्रकार बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते, मात्रात्मक भेद हो सकता है, क्वालिटी का भेद नहीं है, क्वांटिटी का भेद हो सकता है कि किसी कार्य को करने से हमें ज्यादा सुख की प्राप्ति हो, किसी कार्य को करने से हमें कम सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छे, कोई उच्च क्वालिटी का है कोई निम्न क्वालिटी का है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बाद में जेएस में लाएंगे, वो कहेंगे कि सुखों में क्वालिटी का भेद भी होता है। काव्य पाठ से जो हमें सुख प्राप्त होता है, हमें वो किसी खेल खेलने से सुख प्राप्त वो नहीं हो सकता है, ये उच्च क्वालिटी के सुख होते हैं, इसको जेएस मिल कहेगा। लेकिन बेंथम कहता है कि सुखों में कोई उच्च और निम्न क्वालिटी का भेद नहीं होता, वो गुणात्मक भेद की साफ मना करते हैं। कोई किसी कार्य को करने से ज्यादा सुख प्राप्त हो सकता है, किसी कार्य को करने से कम सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुख को मापा भी जा सकता है, 7 मापदंड बताए, सुख कलन का सिद्धांत दिया वो मैं आपको बता चुका हूं। तो तीसरी बात,
तो बेंथम कहते हैं कि सुख को मापा जा सकता है, और सुख को मापने के लिए उन्होंने 7 मापदंड भी बताए। मापदंड मैंने आपको मापदंड बता भी दिए, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादक शुद्धता और व्यापकता। अब इसमें बेंथम ने ये कहा है 7वें वाले जो मापदंड है व्यापकता में, कि मनुष्य को अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए, जिस कार्य से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, मनुष्य को कार्य करना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो स्वार्थी है, वो तो अपने सुख के लिए काम करेगा, वो और लोगों के सुख के बारे में क्यों सोचेगा, वो अधिकतम लोगों के कल्याण के बारे में क्यों सोचेगा, ये प्रश्न भी अपने सामने उपस्थित होता है। तो बेंथम इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं हाँ, मनुष्य सुखवादी जीव है, सुख की भावना से ही काम करता है। ये 7 मापदंड बताए हैं, इससे मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। व्यापकता ऐसा मापदंड है जिसके कारण मनुष्य को अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। और निश्चित रूप से मनुष्य स्वार्थी और सुखवादी जीव है, फिर भी वो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए काम करता है, क्योंकि कुछ बाहरी दबाव होते हैं। भारी दबाव जैसे धार्मिक दबाव, एक है जैसे नैतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव है कोई एक, फिर नैतिक दबाव हो गया, सामाजिक, एक ईश्वरीय जो भय हो जैसे भौतिक दबाव हो गया, ईश्वरीय दबाव, ये कुछ दबाव हैं जिनके कारण मनुष्य और अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए काम करना चाहता है। जैसे मनुष्य केवल खुद के बारे में ही सोचेगा तो क्या होगा, उसे नैतिक रूप से बुरा लग सकता है, ईश्वर का भी उसे भय लग सकता है, यदि अपने खुद के बारे में सोचकर गलत कार्य करेगा तो उसके ऊपर राजनीतिक मतलब सरकार है उसका भी कहीं न कहीं नियंत्रण होता है, उसे और लोगों के बारे में भी सोचना होगा। समाज क्या सोचेगा, हम समाज की भी कई बार फिक्र करते हैं। तो ये कई सारे दबाव हैं, इन दबावों के कारण जो मनुष्य है वो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत का सार ये है कि पहली बात, सुखों में क्वालिटी का भेद नहीं होता, केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुख को मापा जा सकता है, सुख कलम के 7 मापदंड भी बताए हैं, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। व्यापकता ऐसा तत्व है जो स्वार्थ से परार्थ की ओर संकेत करता है। मनुष्य स्वार्थी है, सुखवाद की भावना से कार्य करेगा, लेकिन बेंथम कहते हैं कुछ बाहरी दबाव हैं, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव है, ईश्वर का दबाव है, नैतिक दबाव है, भौतिक दबाव है। इन दबावों के कारण मनुष्य अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करता है। और चूंकि राज्य भी व्यक्तियों का योग है, इसलिए राज्य को भी अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन हम इस सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो कुछ विद्वानों ने इस पर आक्षेप भी लगाए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम तो जे.एस. मिल का ही है, जो उनके अनुयायी भी हैं बेंथम के। जे.एस. मिल कहते हैं कि ये बात गलत है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, क्वालिटी का भेद नहीं होता, जैसा बेंथम ने कहा है। जे.एस. मिल की इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं बेंथम में कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है, साथ साथ कौन सा भेद होता है, मात्रात्मक भेद भी होता है। सुखों में किसी कार्य करने से हमें ज्यादा सुख मिलता है, किसी कार्य को करने से हमें कम सुख प्राप्त होता है, ये तो सही है। साथ साथ क्वालिटी का भेद भी होता है, कुछ सुख उच्च क्वालिटी के होते हैं, कुछ सुख निम्न क्वालिटी के होते हैं, ऐसा जे.एस. मिल मानता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेंथम ने कहा है सुख को मापा जा सकता है, जे.एस. मिल कहते हैं नहीं, सुख को मापा नहीं जा सकता। सुख तो अनुभूति है, उसको आप
किसी पैमाने में कैसे नाप सकते हो, तो जेएस मिल इसको भी मना करता है और सुख कलम के सिद्धांत की आलोचना करता है। इसके अलावा वो कहते हैं बेंथम की मनुष्य हर कार्य सुख की भावना से प्रेरित होकर काम करता है। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, एक सैनिक का अपने देश प्रेम के प्रति जो लगाव है वो उसे सुख की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। वो देश की भावना, देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो लगाव है वो उसकी निष्ठा और समर्पण को बयां करता है। तो मनुष्य एक सुखवादी जीव है, हर कार्य सुख की भावना से ही प्रेरित होकर करेगा, इसकी भी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। इसके अलावा बेंथम कहते हैं कि सुख के कुछ दबाव हैं, बाहरी दबाव हैं, जिनके कारण मनुष्य अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए काम करता है। जेएस मिल कहते हैं कि बाहरी दबावों के साथ साथ एक अंतरात्मा की आवाज भी है, आत्मा की आवाज भी होती है, और उस आत्मा की आवाज से प्रेरित होकर मनुष्य अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए भी कार्य करता है। अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ही कुछ लोग सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करते हैं। अब चूंकि बेंथम ने केवल बाहरी दबाव माने हैं, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित से इस उपयोगितावाद को जोड़ दिया, तो इसलिए कार्लाइल ने सूअरों का दर्शन कहा है। इसमें क्वालिटी के भेद को नहीं माना उन्होंने। वो कार्लाइल ने इस पर काफी आक्षेप किया है बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन पर, और उन्होंने इसे सूअरों का दर्शन कहा है। फिर भी उपयोगितावाद बेंथम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परिणामवाद के नाम से इसे जाना जाता है, बेंथमवाद के नाम से इसे जाना जाता है। ये उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और पूर्व में जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत चल रहे थे, एक विचारधारा चल रही थी, उसके स्थान पर बेंथम ने उपयोगितावाद के रूप में एक नया सिद्धांत दिया। लेकिन बेंथम के जो अनुयायी हैं जेएस मिल, उन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन संशोधन करते करते वो इतने आगे ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने इस उपयोगितावाद का जो सिद्धांत का जो मूल स्वरूप है वही खत्म कर दिया। तो ये बेंथम का उपयोगितावाद संबंधी सिद्धांत है। अब हम बेंथम के कुछ छोटे छोटे से विचार हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे राज्य पर क्या कहते हैं बेंथम कहते हैं कि जो राज्य उपयोगितावादी संस्था है, राज्य व्यक्तियों का योग है। राज्य क्या है? व्यक्तियों का योग। हर व्यक्ति का एक मत है, हर व्यक्ति का एक मूल्य है, हर व्यक्ति को एक ही गिना जाए, अर्थात राज्य में हर व्यक्ति को एक ही माना जाना चाहिए। जेएस मिल बहुल मतदान की बात करेगा, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा मत देने का अधिकार होना चाहिए, उसके मतों का जो मूल्य है वो भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेंथम बोलता है नहीं, एक व्यक्ति का एक ही मत होना चाहिए। तो राज्य को व्यक्तियों का योग मानता है, और इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य भी अपने सुख को प्राप्त करना है, ऐसे राज्य को भी वही कार्य करना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, क्योंकि राज्य उपयोगितावादी संस्था है। इसके अलावा चूंकि वो इसी आधार पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि राज्य क्या बनाता है? कानून और आदेश वो कौन जारी करेगा? राज्य। बेंथम प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानते, प्राकृतिक कानून के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह स्वीकार करते हैं बेंथम। वो कहते हैं प्राकृतिक जो कानून है, प्राकृतिक अधिकार पूरी तरह अलंकारिक बकवास है। मनुष्य को प्रकृति से कोई अधिकार मिले हैं, जन्म से कोई अधिकार मिल जाते हैं, ये बेंथम नहीं मानता। लोक ने काफी प्राकृतिक अधिकारों की बात कही है, बेंथम इस बात को अस्वीकार करते हैं। बेंथम कहते हैं जो कानून का स्रोत है वो कौन है? राज्य। आदेश कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। आदेश कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो जो विधि है वो विधि का निर्माता कौन होता है? राज्य। राज्य कानून राज्य से ही जन्म लेते हैं और राज्य ही उन कानूनों को समाप्त कर सकता है। प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा बेंथम बोलते हैं। और जब बेंथम ये बात बोलते हैं तो बेंथम किसकी बात कर रहे हैं? कानूनी संप्रभुता की। जैसे हॉब्स ने भी एक कानूनी संप्रभुता की बात कही थी। इसका तात्पर्य क्या है कि संप्रभुता की शक्ति किसमें है? राज्य में है।
और इसका प्रयोग कौन करेगा? कार्यपालिका। बेंथम भी यही बात बोल रहे हैं कि कानून राज्य बनाएगा और जो उनको लागू कौन करेगा? जो वहां की कार्यपालिका है, जिसके पास उन कानूनों को लागू करने की शक्ति है, वो इसे व्यवहार में क्रियान्वित करती है। तो इस प्रकार बेंथम राज्य को उपयोगितावादी संस्था मानते हैं और कहते हैं कि सारे जो कानून है, सारे जो अधिकार हैं, उनका जन्मदाता कौन है? राज्य है। और वो कानूनी संप्रभुता के समर्थक हैं, जैसे हॉब्स हैं, वो भी संप्रभुता को अधेय, सर्वोच्च, अविभाज्य मान रहे हैं और कहते हैं क्योंकि राज्य का कार्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, इसलिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो कौन सी है? लोकतंत्र। अपनी उपयोगितावादी विचारधारा के आधार पर वो किस विचारधारा का समर्थन करते हैं? लोकतंत्र। वो कहते हैं लोकतंत्र ही वर्तमान में सबसे अच्छी विचारधारा है, सबसे अच्छा विचार है, क्योंकि इसमें ही अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सिद्ध हो सकता है। राज्य के बाद फिर हम बात करते हैं उनके कानून संबंधी विचार पर। बेंथम कहते हैं, बेंथम बहुत बड़े कानूनविद थे, बहुत बड़े विधि शास्त्र पर उन्होंने काफी विचार भी दिखे हैं और वो कहते हैं कानून का निर्माता कौन है? राज्य। विधि का निर्माता कौन है? राज्य। और कानून आदेश हैं, कानून प्रतिबंध हैं, किसके ऊपर? लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को कुछ करने से रोकते हैं। प्रतिबंध से कहीं न कहीं स्वतंत्रता प्रभावित होती है, ऐसा बेंथम मानता है, क्योंकि राज्य द्वारा जो बनाए गए जो भी कानून हैं उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगता है। लेकिन फिर भी बेंथम ये कहते हैं कि व्यक्तियों को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो कानूनों की अवज्ञा करेगा तो उसे हानि ज्यादा होगी, लाभ कम होगा, हानि ज्यादा होगी, तो उसे दुख मिलेगा व्यक्ति को ज्यादा। इसलिए व्यक्ति को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो पहली जो चिंता है वो स्वतंत्रता से बढ़कर सुरक्षा है। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यदि कानून की वो अवज्ञा करता है तो उसे लाभ कम, हानि ज्यादा होगा, हानि ज्यादा होगी। इसलिए व्यक्ति को राज्य द्वारा बनाए गए जो कानूनों का पालन करना चाहिए। लेकिन बेंथम ये भी बोलते हैं यदि किसी राज्य का बहुसंख्यक जो लोग हैं वो यदि राज्य कोई कानून बनाए, प्रस्तावित राज्य का कोई कानून हो और बहुसंख्यक लोग उसका विरोध करें तो राज्य को ऐसे किसी कानून को लागू नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यदि राज्य द्वारा बनाए गए किसी कानून से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति न हो तो उस कानून का विरोध किया जाना चाहिए, विरोध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वो कानून लोगों को सुख की प्राप्ति न दे तो लोग उस कानून की अवज्ञा भी कर सकते हैं, लोग उस आदेश की अवज्ञा भी कर सकते हैं, ऐसा बेंथम बोलता है। अब बेंथम बोलता है कि राज्य जो कानून बनाता है उस कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट कानून होना चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। उसकी जो भाषा लिखित हो, स्पष्ट हो, सुनिश्चित हो, और वो जो कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषतः संहिताबद्ध होने चाहिए। बेंथम काफी इस बात पर बल देता है, वो स्पष्ट, लिखित और एक सरल भाषा में हो और संहिताबद्ध होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संहिताकरण की जो बात है वो बेंथम बोलते हैं। कानून के बाद उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी काफी विचार दिए हैं। न्याय व्यवस्था, वो भी बेंथम कहते हैं कि जो न्याय है वो भी सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सबके लिए सुलभ होना चाहिए, न्याय महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा जूरी प्रथा राज्य में लागू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो न्याय का जो उद्देश्य है वो लोगों को अपराध से मुक्ति होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक नहीं होना चाहिए, निरोधात्मक नहीं होना चाहिए। जो न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? सुधारात्मक। केवल यदि किसी अपराधी ने केवल दंड का, अपराध करने का विचार ही किया है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा बेंथम कहता है।
उसने जिस अनुपात में अपराध किया है उसी अनुपात में उसे दंड प्राप्त होना चाहिए। दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। मृत्यु दंड का बेंथम विरोध करता है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा वो अपराधियों के लिए पेनॉप्टिकल जेल की व्यवस्था का समर्थक है। पेनॉप्टिकल जेल मतलब जेल गोलाकार होनी चाहिए, बीच में जेलर का रूम हो यहाँ पर, और चारों तरफ कैदियों के रूम होने चाहिए, कैदी, और ये कमरे शीशेदार खुले होने चाहिए, और जेलर का जो स्थान है वो बीच में होना चाहिए ताकि उन पर निगरानी भी की जा सके। इसके अलावा ये इससे उनके शीशे जो कैदी हैं उनके कमरे हवादार खुलेदार रहने की वजह से कैदियों को भी रहने में आसानी रहेगी, और इसके अलावा जेलर समुचित व्यवस्था पर नियंत्रण भी कर पाएगा, उनका पर्यवेक्षण भी वो आसानी से कर पाएगा। तो पेनॉप्टिकल जेल की बात वो बेंथम करता है। तो ये न्याय व्यवस्था पर सुझाव है। इसमें बेंथम ये भी बोलता है कि बंदियों से कठोर कार्य करवाने चाहिए, बंदियों को फ्री नहीं रहने दिया जाना चाहिए, उनसे काम करवाते रहें। और वो मैं बता चुका हूँ मृत्यु दंड का वो विरोध करते हैं। दंड पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अधिकार के बारे में मैं बता भी चुका हूं थोड़ा बहुत। अधिकार बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार करते हैं। प्राकृतिक अधिकार को वो पूरी तरह क्या कर रहे हैं, अस्वीकार करते हैं। प्राकृतिक अधिकार पूरी तरह अलंकारिक बकवास है। लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार कॉन्सेप्ट दिया था, जेल बेंथम उसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक अधिकार नहीं हुआ करते, अधिकार उनका जन्मदाता राज्य है, ऐसा बेंथम बोलते हैं। राज्य ही अधिकारों को जन्म देता है। अधिकार विधि की देन है, मतलब राज्य ने जो कानून बनाए हैं उन्हीं से अधिकार पैदा होते हैं। राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता है। जैसा जॉन लॉक कहता है कि अधिकारों का जन्मदाता राज्य नहीं है। जो प्राकृतिक अधिकार है वो राज्य नहीं देता, बल्कि वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जन्म से ही मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जॉन लॉक मानता है। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास कहता है। वो कहता है कि नहीं, प्राकृतिक अधिकार जैसी शब्दावली हो ही नहीं सकती। कपोल कल्पना कहा है उन्होंने, जो लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट दिया, बेंथम उनकी आलोचना करते हुए उसे कपोल कल्पना, अलंकारिक बकवास के नाम से उसे कहते हैं। इस प्रकार अधिकारों के रूप में बेंथम केवल अधिकार को राज्य से ही उत्पन्न मानते हैं। राज्य ही कानून का जन्मदाता है, राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता है। अधिकार कानून से जन्म लेते हैं और प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानते। इसके अलावा हम बात करें अंतिम जो उनका टॉपिक है वो है उनकी राजनीतिक विचार। इसके अंतर्गत जो बेंथम है उन्होंने राजनीति में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए हैं। वो द्विसदनात्मक के स्थान पर कहते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होना चाहिए। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए। लोकसभा को वो भंग करना चाहते हैं, नहीं होनी चाहिए लोकसभा। सम्राट के शासन का वो विरोध करते हैं। सम्राट की जो शासन, सम्राटों की जो व्यवस्था है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उनका वो विरोध कर रहे हैं। वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लोकसभा की मना कर रहे हैं। एक सदनी व्यवस्थापिका होनी चाहिए। इसके अलावा वो गुप्त मतदान के समर्थक हैं। वयस्क मताधिकार का वो समर्थन कर रहे हैं। वयस्क मताधिकार मतलब एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद मतदान देने का अधिकार। एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का जो समर्थक है वो भी बेंथम करते हैं। तो बेंथम ने इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए हैं। और इस प्रकार हमारा जो बेंथम है वो आज टॉपिक कंप्लीट होता है।
अब आगे आने वाले वीडियो में हम जे.एस. मिल जो बेंथम के अनुयायी हैं उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।